नॉन कंपाउंडेबल है जो हम बात कर रहे हैं, एक ये पहलू है। एक बार केस दायर हो गया, उसके बाद लड़की अगर सोचती है कि उससे गलती हो गई या फिर उसके ससुराल वाले सुधर गए हैं और वो वापस लेना चाहे केस, तो नहीं हो सकता, कानूनी तौर पर केस चलता रहता है। सबसे बड़ा मेरे ख्याल से फॉल्ट है, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। उसको काउंसलिंग नहीं की गई, उसकी ना प्री मैरिटल ना पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग नहीं हुई है। उसको कायदे कानून समझाने से पहले उसके बताना चाहिए कि क्या किस स्टेज पे उसको दायर करना है। नहीं, पर उसके लिए किरण जी क्या आपको लगता है कहीं काउंसलिंग होती ही नहीं है? नहीं, तो ये तो आप लोग काउंसलिंग करते हैं, तो ये क्या हम सबका उत्तरदायित्व नहीं होता है कि अगर कोई काउंसलिंग के लिए हमारे लिए नहीं आता है, हम क्यों इंतजार करते हैं कि वो हमारे पास चल के आए? हम क्यों नहीं चल के जा सकते हैं उनके पास? एनसीडब्ल्यू ने लगा रखा है कि जब पति सताए तो हमारे पास आए, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि जब आप शादी करने से पहले हमारे पास काउंसलिंग के लिए आए। जी, मैं ये नहीं कह रही, काउंसलिंग करें, उनको समझाएं। पति का परिवार तो एक पहले आपने बता दिया कि वो एक दुष्ट परिवार है, आपके ऊपर अत्याचार ही करेगा। देखिए, मैं जो कहना चाह रही हूँ वो ये है कि सताया कौन गया या कौन नहीं गया, वो एक सेकंड स्टेप हो जाता है। एनसीडब्ल्यू ने क्या किया है पहले बता दिया कि जहां तू शादी करेगी वो एक अत्याचारी मिलेंगे। उन्होंने कोई अच्छा उसको ड्रीम नहीं दिया, मुझे आप एक पहले उसको डरा दिया हुआ। वो एक नेगेटिव फीलिंग लेके जाते हैं और सबसे पहले वो कितना ही अच्छा परिवार हो, सबसे पहले देखिए मैं क्राइम अगेंस्ट मैं ये बात बताऊं, शायद हमारे में कहीं ना कहीं पूरी हर भारतीय या हर ह्यूमन बीइंग की ये बेसिक वीकनेस है कि हम अपने घरों में बैठ के काम करते हैं, हम गलतियां निकाल लेते हैं कि एनसीडब्ल्यू में ये गलती है, उसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है, पर हम क्यों नहीं चल के उनके पास जाते हैं? हम क्यों नहीं अंडर प्रिविलेज सेक्शन में जाते हैं, या हम क्यों नहीं? और मैं ये बता दूं आपको, क्योंकि मैं अंडर प्रिविलेज के साथ काम करती हूं, ये उनके घरों में जागरूकता की बहुत कमी है। हम ये इंतजार करते हैं कि हम काउंसलिंग करते हैं तो कोई हमारे पास चल के आए। सोनी जी हमारे साथ है, क्योंकि वो भी एक संस्था से जुड़े हुए हैं। सोनी जी, क्या जो किरण जी या क्या जो सिंघवी जी कह रही हैं कि अंडर प्रिविलेज नहीं जाया जाता, क्या आप मानते हैं इस बात को? मुकेश जी, मेरे पास जितना भी डेटा है इस समय, हमने आपको पिछली बार भी डेटा दिया था कि 40,000 से अधिक मामले दर्ज होते हैं हर साल जी। लगभग 2 लाख मामले दर्ज हो चुके हैं पिछले 5 सालों के अंदर। इसमें से अंडर प्रिविलेज सेक्शन से कितने केसेस हैं? जी हाँ जी, यानी कि माना जाए कि मेरा जो कहना है मैडम, आप अपना डेटा चेक कर लीजिएगा। बिल्कुल आप सूरी जी ठीक कह रहे हैं, पर मुझे एक बात बताएं, अंडर प्रिविलेज के पास वो पावर ही नहीं है। आज आप जाइए, नहीं कानून उनको ये पता ही नहीं है कि कानून है क्या। मैडम सब पता है, जब आपकी मेड आके बताती है आज मेरे साथ ये हुआ है, हम उसको समझाते हैं कि तुम्हें ये करना है, ये हेल्प लेनी है, पर उनको कोई हेल्प नहीं देता। उनको कोई एनसीडब्ल्यू नहीं हेल्प देती है, सब भगाते हैं, आईओ नहीं देता, कोई भी नहीं देता। हम आप दोनों की बात सुनेंगे, लेकिन फिलहाल सोनी जी की बात पूरी नहीं हुई है, एक बार वो जरूर सुनना चाहेंगे। किरण जी, एक बार सोनी जी की हम बात सुनना चाहेंगे। जी जी सोनी जी, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग जाती है, ये कानून का दुरुपयोग सबसे ज्यादा लिटरेट महिलाएं। बिल्कुल सही है मैम, पूरी बात सुन लीजिए। बिल्कुल सही जी। लिटरेट महिलाएं, मैंने लिटरेट शब्द यूज किया है, एजुकेटेड नहीं किया है जी। लिटरेट महिलाएं उन पतियों के अगेंस्ट यूज करती हैं जिनके पास पैसा है और जिनके पास देने की सामर्थ्य है जी। इसके अलावा मैंने वारंगल में काम किया है, करीमनगर में काम किया है, बुलंदशहर में काम किया है, इतने अंडर प्रिविलेज्ड सोसाइटीज में काम किया है, वहां पे इस तरह के कानूनों का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि उनको कानून नहीं पता है। ऐसा नहीं है उनको कानून नहीं पता मैम। वहां पे औरतें कहती हैं कि जनाब मैं चली तो जाऊं कचहरी, पर वहां पे मेरी सुनेगा कौन? मैं वकील कहां से लाऊंगी? मुझे आप एक बात बताइए सूरी जी, कानून के लिए वो कब कहती हैं? जब आप कहते हैं या कोई उसको तीसरा आदमी या कोई सोशल एक्टिविस्ट या कोई नारी संगठन वाला ये कहेगा कि तुम कानून का सहारा क्यों नहीं लेती। वो कानून क्या है? 498 क्या है? आप उनको पूछे, आम लोगों को नहीं पता ये 498 होता क्या है। मैंने उनसे पूछा, चलो जी, अभिमन्यु जी हमारे साथ हैं, सही क्या है गलत क्या है पहले जरा उनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि वो विक्टिम है। आप मानते हैं एनसीडब्ल्यू का रूल ठीक नहीं रहता ऐसे मामलों में? जब एक व्यक्ति अपने पेशे को ऐसा पाता है कि अगर वो एक पक्ष की बात नहीं करेगा या नहीं करेगी तो सीधा उनकी आमदनी पर चोट पड़ेगी, तो उसके लिए एक मजबूरी हो जाती है पक्ष के एक पहलू को ही देखना जी। अब हमारी तो कोई सरकारी संस्था नहीं है और हम विक्टिम्स हैं या एक्टिविस्ट हैं, तो हम क्योंकि हमारी आमदनी से जुड़ी नहीं है तो हम दोनों तरफ की बात कर सकते हैं और उस पक्ष की बात ज्यादा आसानी से कर सकते हैं जिसकी और कोई बात आसानी से करता नहीं जी। बिल्कुल हाँ जी। मगर जो संस्थाएं हैं जो सरकार से अनुदान लेती हैं, विदेश से अनुदान लेती हैं, उनकी मजबूरी है, उनका पेशा ऐसे है, तो वो एक तरफा पहलू
पर रोशनी डालने की यानी कि इतना तो तय है कि एनसीडब्ल्यू में जब भी कोई मामले जाते हैं तो एक तरफा फैसला इसलिए होता है क्योंकि उनकी मजबूरी है। ये बात सिंघवी मैम भी मान रही हैं और हम सब मान रहे हैं इन कानूनों के बारे में। और साथ ही बात करेंगे इससे आगे के स्टेप के बारे में जो कहलाया जाता है मेंटेनेंस। जी हाँ, मेंटेनेंस, जो बच्चे की कस्टडी है, जो मेंटेनेंस है, ये सारी चीजें आगे और ज्यादा दुखदाई होती जाती हैं क्योंकि केस दर केस जुड़ता जाता है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे कायदा कानून में और बात होगी मेंटेनेंस और चाइल्ड कस्टडी के बारे में। का एक्सटेंशन है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। जी हां, जिसे घरेलू हिंसा कानून भी कहा जाता है। घरेलू हिंसा की इसमें व्यापक परिभाषा दी गई है। शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक हर तरह के जो हिंसा है उसे घरेलू हिंसा से जोड़कर देखा जाता है। बात पति पत्नी की है और कानून बिस्तर तक पहुंच चुका है। पति पत्नी कैसे सोएं ये भी कानूनी मुद्दा बन चुका है। जी हां, पति पत्नी का ये जो सारा मामला है बहुत ज्यादा निजी है। आपको नहीं लगता कि विदेशी कानूनों को हूबहू पेश किया जाता है संसद में और उसे पास करवा लिया जाता है? बिल्कुल, मुझे ऐसा ही लगता है। कानून की परिभाषा आपने बड़ी अच्छी तरह से बताई है। कानून पहुंच चुका है वर्ड, डीड, जेस्चर। एक थॉट रह गया है जी, अगले कानून में वो भी जोड़ देते हैं जी, कि आदमी ने क्या सोचा वो भी एक ना हो जाना चाहिए। जी, सबसे बड़ी कमी इस कानून में यह है कि ये वर्ड, डीड और गेस्चर आदमी ने कैसे दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जी, गुनाह के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि रिसीवर जो है उसने उसको किस भाव से लिया। जी। बहुत सी बातें होती हैं जिसको दो तरह से इंटरप्रेट की जा सकती हैं। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि अगर एक ही चीज दो तरह से इंटरप्रेट हो सकती है, द एक्यूज शुड बी गिवन बेनिफिट ऑफ इट। और इस कानून में ऐसा है कि अगर एक ही चीज दो तरह से इंटरप्रेट हो सकती है, द वुमेन शुड बी गिवन बेनिफिट ऑफ इट। जी, सुषमा जी आपसे जानना चाहता हूं, जैसे हमने जो सवाल सोनी जी से किया कि ये जो कानून है विदेशी कानून नहीं लगते आपको जैसे हूबहू यहाँ पर लाए जा रहे हैं? कि जैसे कि तुमने कहा कि बिस्तर तक वो पहुंच गया है कि कैसे होना चाहिए, क्या किया क्या नहीं किया, वो भी इसमें शामिल कर दिया गया है। तो हूबहू नहीं, उसका विकृत रूप आ गया है जी। और ये विकृत रूप हमारे लिए एक विकृत समाज का ही निर्माण करेगा। दोषी कौन है? महिलाएं दोषी हैं क्या इसके लिए? बहुत ज्यादा कानून बनाने वाले दोषी हैं। हाँ, 498 या डीवी लॉ के साथ आमतौर पर एक और केस भी डाला जाता है, मेंटेनेंस का केस, ये भी दायर किया जाता है। क्या ऐसा नहीं है कि जो अर्बन वुमेन हैं जो अपने खास स्वार्थ के लिए इस तरह के कानूनों का दुरुपयोग करती हैं, मेंटेनेंस का खासकर? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज जो ह्यूमन बीइंग की सैडिस्ट अप्रोच है कि दूसरों को दुख देके आप सुखी रहो, वो सैडिस्ट अप्रोच आज ह्यूमन बीइंग में आ गया है। किस हद तक पहुंच गई है ये अप्रोच? सोनी जी से जानते हैं क्योंकि सोनी जी इस मामले में काफी कुछ बता सकते हैं हमें। देखिए, ऐसा है, मेंटेनेंस की बात है जी। मेंटेनेंस लॉ ये कहता है, मैं पहले आपको